हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है सिमिलैरिटी। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। इतने ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स के जो मैंने बोले थे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो गया है। पैटर्न तो भाई वही आया था, फैक्टराइजेशन आने वाला मैंने बोला ही था, बट नंबर के साथ क्वेश्चन मैच करना भाई बहुत ही ज्यादा थैंक यू है गणपति बप्पा जी का। आज हम करेंगे सिमिलैरिटी। मैं आज जीरो से हीरो सेशन ले रहा हूं, यही एक लौता जीरो टू हीरो सेशन आने वाला है, क्योंकि अब तो कल से लाइव सेशन में हॉट्स इंपॉर्टेंट करेंगे। जीरो टू हीरो सेशन लाने का बेटा एक ही रीजन है, सिमिलैरिटी 10 मार्क्स का है। तो इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें बेसिक के भी आइडिया होनी चाहिए। तो ये वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट्स, कंसेप्ट सब इंक्लूड करके मैंने तुम्हारे लिए लाया है। मैंने जीरो टू हीरो सर्कल का भी बनाया, ट्रिग्नो का भी बनाया, मेंसुरेशन का बनाया। अब ये सिमिलैरिटी बस तुझे इतने ही जीरो टू हीरो देखने हैं और तू रेडी है पेपर लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल और परसों, ये 2 दिन में तो तुझे तगड़ी प्रैक्टिस मैराथन करनी है। बट ये जीरो टू हीरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम पास नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-16 ही क्वेश्चन से पूरे सिमिलैरिटी तेरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुन्ना ये। और कल मैं लाइव आके तुझे सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलैरिटी तीनों के एक ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हॉट्स 2026 में आने वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो ये सेशन तुझे वहां पे हेल्प करने वाला है। मुझे पता है तूने लाइक कर ही दिया होगा, लाइक कर दे मुन्ना। आगे बढ़ेंगे, चलो। पहला जो टॉपिक है जीरो टू हीरो सेशन के लिए वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि कोई भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कैसे निकालते। तो तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ सर मुझे पता है, क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं मुन्ना तेरे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स है, ये कहता क्या है सर? ये कहता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखोगे, रेशियो मतलब डिवाइड, तो मतलब दूसरा अगर ट्रायंगल लिखेगा तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? बेस इंटू हाइट बचेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट यही बचेगा। अब क्या चलेगा? अगर एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स है, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका हाइट भी इक्वल है, तो सुन मुन्ना, अगर दो ट्रायंगल लिखे हाफ इंटू हाफ से तो कट जाएगा, हाइट से हाइट भी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? बेसिस बचेगा। तो अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका हाइट इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो के बराबर होगा मुन्ना। क्वेश्चन है, दिखाऊंगा तेरे को। अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका बेस इक्वल है, बोलो, अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका बेस इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसका बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है, तो अगर बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। अगर बेस भी इक्वल है, अगर हाइट भी इक्वल है, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। हाँ सर, टॉपिक नंबर 1 समझ में आया? अगर टॉपिक नंबर समझ में आया हो तो लाइक कर दे और क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से सॉल्व कर मेरे लिए। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार तुझे दिखा होगा, बट सेम वैल्यूज नहीं आई है तो वापस आ सकता है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। और मैथ्स 1 में अगर तूने देखा होगा तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ने ही तहलका मचाया था। क्वेश्चंस थे टेक्स्ट बुक के भी बहुत सारे, 31 मार्क के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के थे। अब बोलो सर क्या है सर? इन फिगर बीसी परपेंडिकुलर टू एबी, बीसी जो है वो एबी को परपेंडिकुलर है, एडी जो है वो एबी को परपेंडिकुलर है, बीसी जो है वो 4 है। सर क्वेश्चन ना डायग्राम में लिख लेता हूं। और एडी जो है वो 8 है, एडी क्या है? 8 है। तुम्हें बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी फाइंड करो। अब मुझे बताओ सर, सिंपल है, अगर एबीसी का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, एडीबी का निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। ये बेस है, हाइट है। अब मुझे बता, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों का बेस इक्वल है। सर ए बी सी ए डी बी, इसका भी ए बी बेस है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी ए बी ही बेस है। अगर दोनों का बेस इक्वल है तो बोल, अगर दोनों का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के बराबर होगा। अगर बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट, एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर होगा। यस सर। अब हम लिखेंगे, लिखेंगे कैसे? आओ मुन्ना तुझे बताता हूं कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी both have equal base, both have equal base, that is AB.
दोनों का बेस इक्वल है, एंड वी नो दैट, सर हमें ये पता है, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स, देखो लिख के दे रहा हूं प्रॉपर, इफ टू ट्रायंगल्स हैव equal areas, sorry, equal bases, if two triangles have equal bases, then their ratio, then sorry, then areas, then ratio of their क्या मुन्ना, ratio of their areas is equal to what, is equal to ratio of their करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ऐसे सर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हाँ मुन्ना, तुझे इसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या है लिखा है सर, अगर बेस इक्वल है तो एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर होगा, इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसका मतलब अगर बेस इक्वल है तो यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग हाइट। एबीसी की हाइट कौन है सर, बीसी। एडीबी की हाइट कौन है सर, एडी। तो बीसी कितना है 4/8, यानी आंसर क्या होगा 1/2। तो रेशो क्या आएगा सर, रेशो पूछा है, अच्छा नहीं 1/2 में आंसर लिखेगा। ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी तुझे। क्या लिखा है, इफ वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस, अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशो, देयर रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के इक्वल होता है। एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के इक्वल होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2026 में आने के भी चांसेस है। एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे आने ही वाला है, जीरो टू हीरो, तुझे कंसेप्ट से क्लियर करा रहा हूं मुन्ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा डायग्राम है और ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो मैं तेरे लिए सिमिलैरिटी का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। ये रहा 2026 में आने वाला क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बता दो। एक या दो मार्क के लिए आएगा, बट आएगा। एबीसी एंड एबीसीडी पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी निकालना है। अब अगर कंसेप्चुअली तुम लोग देखोगे तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, इसका ये होगा बेस और ये होगा एपी हाइट। तुम्हें बोला ना एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, अगर एपी परपेंडिकुलर है यानी एपी हाइट है, बीसी बेस है, तो एबीसी का ये होगा। ये जो बीसीडी ट्रायंगल है ना, बीसीडी, बेटा इसका भी तो बेस बीसी है और इसकी हाइट होगी एपी। तुम बोलोगे सर ये बीसीडी ट्रायंगल में हाइट बाहर कैसे आ रही है, तो बेटा सुन, हाइट कहाँ पे हो सकती है तेरे को समझा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तुझे बीपीटी का प्रूफ भी करना है। बीपीटी का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यही पे कंसेप्ट समझ ले। सपोज कर ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो ये वाले ट्रायंगल का हाइट तो सर बीच में से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सपोज कर सर कोई ऐसा ट्रायंगल है, अब ये वाले ट्रायंगल का हाइट भी यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट निकालने की बात चलिए, जहां पे 90 डिग्री होगा। अब अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है, मुझे बता इस वाले ट्रायंगल में हाइट कहां पे आएगी सर, अगर ये बेस रहा तो ये हाइट बन सकती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि सर किसी भी ट्रायंगल की हाइट जरूरी नहीं है कि वो जो परपेंडिकुलर या हाइट बने वो ट्रायंगल के अंदर ही रहे, वो ट्रायंगल के बाहर भी आ सकती है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, समझो ये वाला मेरा ट्रायंगल है, दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। अब मुझे बताओ क्या इसकी हाइट ऐसे बाहर नहीं जा सकती, अगर मैंने इसको एक लाइन ऐसे ज्वाइन करने वाली बना दी, तो क्या इसकी हाइट ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अब भले ही ये ट्रायंगल हो, अगर ये ट्रायंगल है तो इसकी हाइट ये भी हो सकती है, यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो सकती है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि हाइट जो है, हाइट वो ट्रायंगल के अंदर ही हो, ये कंपल्शन नहीं है। हाँ, बेस ट्रायंगल के अंदर होना जरूरी है, हाइट ट्रायंगल के अंदर हो ये कंपल्शन नहीं है। ओके मुन्ना, हाँ सर समझ में आ गया, हाइट ट्रायंगल के अंदर होना जरूरी नहीं है। ओके, अब मुझे तुम लोग डायरेक्ट आंसर बता दो। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हम क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का ना फॉर्मूला मुझे पता है। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बोलो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब जब मैं एबीसी का एरिया निकालूंगा, बताओ एबीसी, सर बीसी मेरा बेस है, बीसी मेरा बेस है, एंड हाइट कौन होगी, एपी। जो भी परपेंडिकुलर बनाएगा, तू बोलेगा सर आपको कैसे पता, परपेंडिकुलर देख दिया है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बना है ये हाइट है, ये बेस है। ओके सर, लिखेंगे हाफ इंटू बेस कौन है मुन्ना, बीसी, हाइट कौन है मुन्ना, एपी। इसको इक्वेशन 1 बोल मुन्ना, यस सर बोल दिया। अब आगे बोलो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है लेना है, बीसीडी लेना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके सर, अब इसका बता दो, हाफ तो वही रहेगा, मुझे बताओ बी सी डी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका बेस कौन है, बीसी, इसकी हाइट कौन है बीसीडी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, कोई ऐसी लाइन गिवन है, नहीं, ये रही लाइन। सर ट्रायंगल के बाहर, हाँ मुन्ना ये रही लाइन, कौन है सर वो, सर वो एपी है। मैं इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें एबीसी का रेशो बीसीडी के साथ लिखना है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बताओ कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, हाफ इंटू बीसी इंटू एपी, हाफ इंटू बीसी इंटू एपी, नीचे बीसीडी का भी कितना है सर उतना ही है, हाफ इंटू बीसी इंटू एपी। सर सब कटेगा क्या, हाँ सबका कटेगा मुन्ना, सबका कटेगा। सर वन आंसर आएगा 1/1, यानी रेशो क्या होगा, 1:1। क्या रेशो होगा, 1:1। अब इसको सॉल्व करने का एक और कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है कि दो स्टेटमेंट लिखते बैठेगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी। कोई क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट लिख सकता है, कोई क्वेश्चन में तो ऐसे कर सकता है। अगर तेरे को ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कर दे। मतलब क्या सर, देखो इसका बेस इक्वल है, इसकी हाइट भी इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल, उनका बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। और एरिया इक्वल है नहीं, रेशो क्या होगा, 1:1। तुझे ऐसे इसको लिखना इजी लगेगा तो 2 मार्क्स के लिए ऐसे लिख सकता है। फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन करने से पहले मुन्ना, अगर तुझे मजे आ रहे हैं, अगर तुझे चाहिए कि हाँ अक्षय सर आप ऐसे ही हमें क्वेश्चन आंसर देते जाओ, हमारे एग्जाम के लिए भला करते जाओ, तो पहले इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, हाइप का बटन दबा दे। हाइप का बटन बेटा मैं चाहता हूँ टॉप 100 एजुकेटर्स में, टॉप 100 वीडियोस में हाइप कर करके तुम लोग मेरी वीडियो को लेके आओ। मैं तुम्हें ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन कराते जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। ओके सर, ये क्वेश्चन क्या है, सर ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है और आने वाला है एग्जाम में। ओके, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3। इफ बेस ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ देयर बिगर ट्रायंगल। सुनो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, अगर हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के बराबर होगा। और अगर सर बेस इक्वल हो तो हाइट के रेशो के बराबर होगा। अब हमें पता है, हमें गिवन है, मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट। क्या तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें, वी नो दैट, जो पता है वो लिखना पड़ेगा ना। वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स, देखो लिख के दे रहा हूं, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, याद करके जा इसको, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, याद करके जा। हाइट की जगह तू बेस भी लिख सकता है अगर क्वेश्चन में बेस आया तो, बाकी सब स्टेटमेंट सेम। इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स देन देयर रेशो of areas is equal to what, ratio of corresponding heights, ratio of, बोल मुन्ना, corresponding heights सर। अरे हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग बेसिस सर। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है बेसिस इक्वल हो सर। अगर बेसिस इक्वल है तो, अगर बेस इक्वल है तो इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस देन द रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएगा। ओके सर, अब ये लिखा स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया तो सिंपल है, हम लिखेंगे ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखूंगा नीचे, एरिया। अच्छा स्मॉलर और बिगर लिखा है ना, तो हम लोग स्मॉलर और बिगर लिखते हैं। क्या लिखते हैं मुन्ना, स्मॉलर और बिगर। ऐसा क्यों सर, सुनो, स्मॉलर और बिगर क्वेश्चन में दिया है तो मैं स्मॉलर और बिगर ही लिखने वाला हूं। अब तो मैं ऊपर लिखूंगा किसको, 2:3 दिया है तो ऊपर होगा स्मॉलर ट्रायंगल, क्योंकि 2:3 दिया ना तो ऊपर स्मॉलर नीचे बिगर। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, नीचे लिखेंगे बोल मुन्ना एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू
हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, हाइट नहीं, हाइट तो इक्वल है, बेस 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 ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। अब बोलो एरिया का रेशियो कितना है, 2/3। क्या बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल गिवन है, बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6। हमें बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल निकालना है, बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू बेस आएगा, 2 इंटू बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 6 जा 18 आएगा, मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड होएगा, तो बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल कितना आएगा, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे तू एग्जाम में लिखेगा, तेरे को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। रेशियो दिया था एरिया का, तुझे पता है अगर हाइट इक्वल है तो बेसिस के रेशियो के बराबर होगा एरिया का रेशियो। मैंने इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी नहीं आया अभी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन लाया हूं। बोलो क्या बोला है, इन फिगर पीएम इज 10। सर लिख दो, फटाफट लिख दो, पीएम कितना है 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस गिवन है, पीक्यूएस का एरिया गिवन है कितना है 100। क्यूआरएस का एरिया गिवन है, क्यूआरएस का एरिया गिवन है कितना है 110। क्या निकालना है, एनआर निकालना है। ठीक है सर, जो गिवन है वो मैं लिखता हूँ। पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस। अब मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे ढूंढना है बेस कौन है हाइट कौन है, एरिया कितना गिवन है पीक्यूएस का, एरिया गिवन है 100, कितना गिवन है 100, हाफ लिखेंगे हाफ। अब मुझे बताओ जब पी क्यू एस की बात चलेगी, पी क्यू एस की बात चलेगी, क्यू एस मेरा बेस होगा क्योंकि उस पे पीएम एक परपेंडिकुलर है। तो जब पी क्यू एस की बात चलेगी, क्यू एस मेरा बेस होगा क्योंकि पीएम परपेंडिकुलर है। तो सर बेस मेरा क्यू एस होगा एंड हाइट जो है वो पीएम होगी। कोई दिक्कत सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप पढ़ाएंगे तो क्या ही दिक्कत होगी। क्यूएस मेरा बेस होगा, पीएम मेरा परपेंडिकुलर। अब जो जो गिवन है मैं पुट कर रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, करो सर। बोलो 100 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या तुझे क्यूएस पता है, नहीं सर पीएम पता है, तो क्यूएस इंटू पीएम कितना है 10, 10 से कटेगा कितना आएगा 5, 5 आया सर। अब मुझे बता अगर क्यूएस निकालना है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके तो डिवाइड में भेज देगा, तो 100/5 आएगा सर क्यूएस। 100/5 कितना होता है, 5 टू द 20। तो सर जो क्यूएस है ना वो 20 आएगा। 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब दूसरा बोलो। दूसरा गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरएस, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरएस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया 110, हाफ इंटू मुझे बता दो बेस कितना है, क्यूआरएस का बेस है क्यूएस, हाइट है एनआर, बेस है क्यूएस, हाइट है एनआर। जो जो दिया है वो पुट करेंगे। सर हाफ इंटू क्यूएस तो हमने निकाल लिया था, कितना आया था 20 आया था। यस सर, काटेंगे हम काटेंगे, ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड। बोलो 110 डिवाइड बाय 10, आंसर आएगा जो भी आएगा 11 सेंटीमीटर आया एनआर। बोलो मुन्ना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं सर, सिंपल था। वैसे मैं रेशियो लेके भी कर सकता था, अगर बेस इज इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर होगा, उससे भी आसान हो सकता है। मुझे पता है तू तू टाइप ही कर रहा था, सर बेस इक्वल है करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर होगा। हाँ मुन्ना ऐसे भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। देख मुन्ना, देखो ना, सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। सर ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बीपीटी का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा है। मुझे याद है जब मैं पेपर दे रहा था 10th में, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी ही था और बीपीटी ही एग्जाम में आया था। तो बीपीटी तुझे करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मैं उसका प्रूफ तुझे अच्छे से बताऊंगा, तू उसको बार बार लिखेगा, बार बार लिखेगा, और एग्जाम में जब आएगा तब तू मेरा नाम लिख के पेपर लिख के आएगा। 3 मार्क्स के लिए आएगा अगर थ्योरम आया तो, चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, रिसेंट ईयर में अभी तक पूछा गया नहीं है। ठीक है सर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब करना क्या है, थ्योरम का ना कभी कभी तुम्हें बोलेंगे प्रूफ, या ये स्टेटमेंट देके बोलेंगे इसको प्रूफ करो, तो स्टेटमेंट भी तुझे पता होनी चाहिए, या स्टेट एंड प्रूफ भी तुझे बोल सकते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, और हाँ एक चीज बताना भूल गया भाई, ये जो सिमिलैरिटी है ना, इससे हॉट का क्वेश्चन आता है 4 मार्कर। तो 4 मार्कर क्वेश्चन अगर सिमिलैरिटी से आ रहा है यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 मार्क के लिए बन सकता है क्वेश्चन। ओके सर, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड को एक पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बचे हुए साइड को 2 अलग अलग पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करती है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये लाइन
इन दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। सेम प्रोपोर्शन में मतलब तुझे पता होना चाहिए सिंपल सर, ऊपर वाला छोटा डिवाइड बाय नीचे वाला इक्वल होगा ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाले के। मतलब बोलो ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला। बोलो ऊपर वाला कौन है सर? सर ऊपर वाला ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इक्वल आना चाहिए ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। ये तुझे करना है प्रूफ। अब सर जब मुझे प्रूफ करना है ना तब मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ेंगे। अगर हमें कुछ प्रूफ करना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ेंगे। प्रूफ करने के लिए थोड़ी मेहनत भी लगती है, तो बकलब करके रहे बेटा। थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा बट वर्थ इट होगा, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आएगा, तुझे लर्न करके जाना पड़ेगा। लर्न करके जाएगा हाँ सर जाऊंगा, बोल जाएगा हाँ सर जाऊंगा। अब आते हैं प्रूफ पे। अच्छे से एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक चीज बता, तुझे ये पता है ना कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल की हाइट अंदर हो, ट्रायंगल की हाइट बाहर भी हो सकती है। हाँ सर मुझे पता है, हाँ सर मुझे पता है, हाँ सर मुझे पता है। अब हम इस पे ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये तो ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं एक और कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं पी से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ ए क्यू को, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ पी से ए क्यू को। इसको नाम देते हैं कुछ भी, पी एम लिखते हैं ना, एम लिख सकते हैं, हाँ एम लिखते हैं, पी एम। एंड क्यू से भी एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ ए पी को, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एन। तू भी ऐसे याद रखेगा, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया है? कंस्ट्रक्ट। तो लिखूंगा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर। क्या प्रूफ करना है? बोलो टू प्रूफ। सर अभी आपने तो बताया था टू प्रूफ। बोलो क्या करना है टू प्रूफ सर? सर टू प्रूफ ये है ए पी अपॉन पी बी इक्वल होना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये हमें प्रूफ करना है। ओके सर, आपने कंस्ट्रक्ट क्या किया? देख मुन्ना, देख अच्छे से, ये सब तुझे याद करके जाना है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया सर? आपने कंस्ट्रक्ट किया पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्यू से, एंड पी एन जो है, पी एन नहीं सॉरी क्यू एन जो है वो परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट किया एपी पे। कहाँ पे? एपी पे। अब देख यहां से हम लोग चालू कर रहे प्रूफ। प्रूफ चालू करने के लिए पहले ना मैं तुझे कुछ चीज बताना चाहता हूँ। तू क्या करेगा? तू पहले एक साइड चूज करेगा, राइट या लेफ्ट। तो सर हम पहले राइट से चालू करेंगे। राइट से चालू करना मतलब सबसे पहले तू ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेगा। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा? ध्यान रख ए पी क्यू। सर ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा? ए पी क्यू। सर मैं ए पी क्यू का एरिया निकालूंगा, और उसी के साथ ए पी क्यू के साथ राइट वाला एक और ट्रायंगल ले पी क्यू सी। सर मैं ए पी क्यू और पी क्यू सी ये दोनों का एरिया निकालूंगा, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में अब मैं लेफ्ट में आऊंगा। लेफ्ट में कौन सा एरिया है? तो ऊपर वाला ट्रायंगल और लेफ्ट का ट्रायंगल। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा? ए पी क्यू। नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू बी। पी क्यू बी। तो सर आपने बोला है पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का लेफ्ट राइट वाले साइड से चालू कर। ऊपर वाला ट्रायंगल राइट वाला बेस लेके, फिर राइट वाला ही ट्रायंगल लेके, अब ऊपर वाला ट्रायंगल बट लेफ्ट वाला बेस लेके, एंड लेफ्ट वाला ही ट्रायंगल लेके। कैसे कैसे ये समझ में आया होगा? तो राइट और लेफ्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट करेंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले राइट साइड से कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल। ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? ए पी क्यू। क्या नाम है? ए पी क्यू। हमें प्रूफ करना है तो जो दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। बोलो ए पी क्यू सर प्रूफ करना है। ए पी क्यू ऊपर वाला ट्रायंगल ले ले। मैंने क्या बोला? पहले राइट साइड का बेस ले ले। तो ए पी क्यू का बेस कौन होगा? ए क्यू होगा। हाइट कौन होगा? पीएम होगा। बोलो हाइट कौन होगा? पीएम होगा। इन ट्रायंगल ए पी क्यू हम लिखेंगे एरिया, क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू उसका बेस कौन है सर? बोलो राइट वाला बेस लेना, राइट वाला ए क्यू, और उसकी हाइट कौन होगी सर? ए क्यू पे परपेंडिकुलर कौन है? पीएम। सही बात है। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू ले लिया, राइट वाला बेस लेके। दूसरा बता दे, दूसरा ट्रायंगल मैंने क्या बोला था? राइट वाले ट्रायंगल पीक्यूसी ले ले। बोलो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। क्या आएगा बता सर? पीक्यूसी का एरिया क्या आएगा? पीक्यूसी का एरिया क्या आएगा? देखो सर पीक्यूसी पे कोई भी परपेंडिकुलर नहीं, बट मुझे पता अगर ये ट्रायंगल है पीक्यूसी, अगर ये ट्रायंगल है तो इसका बाहर भी तो बन सकता है ना परपेंडिकुलर। तो पीएम ही बनेगा परपेंडिकुलर, पीएम ही बनेगा परपेंडिकुलर, बट बेस बनेगा क्यूसी। बेस कौन बनेगा? क्यूसी। बेस कौन बनेगा? क्यूसी। ओके सर, हाफ इंटू बेस बना कौन? क्यूसी, एंड परपेंडिकुलर कौन बना सर? पीएम। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मैंने पहले राइट साइड लेके सॉल्व कर रहा हूं। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। डिवाइड 1 एंड 2। चलो ऊपर लिखेंगे लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट डिवाइड करना है। बोलो क्या लिखूंगा ऊपर?
फटाफट बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ 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 इंटू ए क्यू इंटू पी एम, ए क्यू इंटू पी एम, ध्यान दे बेटा इंपॉर्टेंट है, हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम, क्यू सी इंटू पी एम। अब जो जो कटेगा उसको काटो, पी एम से पी एम कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, बताओ क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय, बोल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी बचा, क्या बचा, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, राइट साइड ले लिया तो ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी हमें मिल चुका है। मैं इसको इक्वेशन 3 बोल के अब इसको रख रहा हूं, तो इसको तुझे याद रखना है, मैं तेरे लिए बाजू में लिख के रखता हूं। बोलो क्या आया था सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी आया 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 ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर। इसको मैं लिख के रख रहा हूं, अब ये सब मिटाऊंगा और अब हम क्या करेंगे सर, राइट साइड के बाद सेम कंसेप्ट अब हमें लेफ्ट साइड पे लगाना है, ठीक है, फटाफट मिटाता हूं। तो हमने राइट साइड ले लिया, अब हम लेफ्ट साइड लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, लेफ्ट साइड। ये भी मिट गया मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी 90 डिग्री था, यहाँ पे भी 90 डिग्री था, यहाँ पे हमने नाम लिया था एम लिया था, यहाँ पे हमने नाम दिया था एन लिया था, ओके। अब सर आपने राइट साइड जैसे किया था ना, वैसे हम लेफ्ट साइड पे भी करेंगे। लेफ्ट साइड में भी ऊपर वाला ट्रायंगल और लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, बस बेस कहाँ पे लेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेंगे, कहाँ पे लेंगे, लेफ्ट साइड वाला। तो मैं लिखूंगा आगे इन, या फिर डायरेक्ट लिखते ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम बताओ, चलो उसके आगे लिखना है, उसके आगे क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू, बोलो अब सर लेफ्ट वाली साइड का बेस कौन है, लेफ्ट वाली साइड में बेस ए पी क्यू का बेस होगा एपी, एपी एपी एंड हाइट होगी क्यू एन, ओके सर, बेस होगा एपी, हाइट होगी क्यू एन, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं इसको इक्वेशन 4 बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं, ये हमने थर्ड वाला पहले ही कर लिया था, तुझे भी पता है। अब सर क्या करेंगे, एपी क्यू के साथ हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, जैसे इधर वाला ट्रायंगल लिया था, अब इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, पी क्यू बी, बोलो कौन सा ट्रायंगल सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू सेम हाफ इंटू, बताओ बेस क्या आएगा सर, पी क्यू बी, ये दिख रहा है पी क्यू बी, पी क्यू बी सर, इधर भी कोई परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, बट इसके बाहर बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, तो ये हाइट होगा, तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये बेस होगा, हाइट बेस, तो हाइट कौन हुआ सर, क्यू एन, और बेस कौन हुआ सर, पी बी, तो बेस हुआ पी बी, हाइट हुआ क्यू एन। इसको इक्वेशन 5 बोल के अब वापस बता, तुझे तो पता ही, डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ मुन्ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी तो कर रहा हूँ, सोचना तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो सर लिखेंगे डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, और बहुत सिंपल तरीके से तुझे समझा रहा हूँ, हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन डिवाइड बाय, बोलो, हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एन, हाफ ऑफ क्यू एन, बोलो क्या बचा सर, सर बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। अब अगर तुझे याद हो तो देख, हमने एपीक्यू हमने ये दो इक्वेशन बना ली, इसको मैं इक्वेशन 6 बोल रहा हूँ। अब तू अच्छे से 6 को और 3 को देख, 6 को और 3 को देख, हमें प्रूफ क्या करना था वो भी देख, हमें प्रूफ क्या करना था, एपी अपॉन पीबी, क्या तुझे एपी अपॉन पीबी मिल गया, इक्वल किसके करना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्या तुझे इधर ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया, मतलब 3 और 6 में तुझे अब इक्वेट करना है, तुझे ये दिख रहा है ये दोनों चाहिए, तो तुझे बस इसको इक्वेट करना है। अब इसमें कौन इक्वल है, देख वापस, एपी अपॉन पीबी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही तुझे चाहिए था, तो एक आरएचएस एलएचएस को इक्वल करना है, एलएचएस में ऊपर कौन है, एपीक्यू, इधर भी कौन है, एपीक्यू, यानी एपीक्यू तो ऑलरेडी इक्वल है, अब नीचे कौन है, पीक्यूबी, इधर कौन है, पीक्यूसी, तो तुझे पी क्यू बी ये वाले ट्रायंगल को एंड पी क्यू सी ये वाले ट्रायंगल को अब इक्वेट करना है, इक्वल प्रूफ करना है। लो वापस बताता हूं कौन से दो ट्रायंगल है, तुझे कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल एंड पी क्यू सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब तू कैसे करेगा, तो देख मैं लिखता हूं कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू बी पी क्यू सी, क्या दोनों का बेस इक्वल है, हाँ सर, क्या दोनों का बेस इक्वल है, हाँ सर, क्या दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, हाँ सर, बेस भी इक्वल है, पैरेलल लाइन के बीच में भी है, अगर बेस इक्वल है और पैरेलल लाइन के बीच में होगा, देखो पैरेलल लाइन के बीच में का मतलब है दोनों की हाइट कभी चेंज नहीं होगी,
दोनों की हाइट भी इक्वल होगी, बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, मतलब उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा सर। तो तुझे लिखना पड़ेगा पी क्यू एंड पी क्यू सी, ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, बोथ बोथ हैव इक्वल बेस। कौन है इनका दोनों का इक्वल बेस? दैट इज पी क्यू। एंड बोथ आर इन पैरेलल लाइन्स। अगर दोनों का बेस इक्वल है और पैरेलल लाइन में आ रहे मतलब हाइट भी इक्वल है, तो डायरेक्ट तू लिखेगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी से। और इसको इक्वेशन 7 बोल के अब देख, अब क्या करेंगे सर, एपी क्यू इक्वल आ गया, पी क्यू बी पी क्यू सी हमने इक्वल 7 से कर दिया। तो अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो तू लिखेगा डायरेक्ट यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, 3, 6 एंड 7 कौन कौन इक्वल आया सर? एपी क्यू है, ये नीचे वाला इक्वल आया तो ये भी इक्वल होगा उससे। कौन? एपी अपॉन पीबी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी से। ये होगा तेरा प्रूफ। एग्जैक्ट ऐसे जब तू लिखेगा तब तेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे। ये और इसके पहले वाला जो मैंने बताया था, ये दोनों मिलके जब तू लिखेगा तो तुझे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि सर आपने क्या किया, पहले इधर वाला फिर इधर वाला, आपने ये ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था। आपने जब ये बेस ले लिया, ये बेस ये हाइट, अब ये बेस ये हाइट, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल, बस फटाफट याद रखने का, राइट लेफ्ट करने का, कंफ्यूजन नहीं करने का, प्रैक्टिस करेगा 2 बार हो जाएगा। 3 मार्क्स से स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन एमसीक्यू है। देखने में तुम्हें लगेगा सर बहुत आसान है, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि मैं तुझे ये जो बीपीटी है ना, इसी के साथ मैं तुझे और भी कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब ये लाइन इससे पैरेलल होती है तब और क्या क्या होता है। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब ये वाली लाइन इससे पैरेलल होती है, तो सर जब ये वाली लाइन इससे पैरेलल होती है ना, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है, क्या होता है, ए एक्स अपॉन में एक्स बी इक्वल होगा ए वाई अपॉन में वाई सी के। ओके सर, अब मैं इसको बोलते हुए पता है कैसे लिखता हूँ, ऐसे बोलते हुए कैसे बोलता हूँ, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। ओके, ये हो गया बीपीटी के अकॉर्डिंग। बट और भी होता है, बीपीटी से ही होता है, मतलब बहुत सारी चीजों से। बट तुम लोग को ये याद रखना है, जब भी ये लाइन इससे पैरेलल होगी तो और तुम क्या लिख सकते हो, जैसे हमने छोटा अपॉन छोटा लिखा था, छोटा अपॉन छोटा लिखा था, वैसे तुम लोग और क्या लिख सकते हो पता है, छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। बोलो छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा मतलब ए एक्स अपॉन ए बी, छोटा अपॉन बड़ा। अगर इधर भी वही लिखना पड़ेगा, छोटा अपॉन बड़ा, मतलब कौन, ए वाई अपॉन ए सी, ये भी तुम लोग लिख सकते हो। और तुम लोग क्या लिख सकते हो पता है, नीचे वाला छोटा अपॉन पूरा बड़ा, या बड़ा अपॉन नीचे वाला छोटा, कुछ भी लिख सकते हो। बड़ा अपॉन नीचे वाला छोटा लिखो, बड़ा कौन है ए बी, नीचे वाला छोटा कौन है एक्स बी, किसके इक्वल होगा बोलो, अब बड़ा अपॉन नीचे वाला छोटा यानी ए सी अपॉन ए वाई के इक्वल होगा। ऐसे तुम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बड़ा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन बड़ा, बट इक्वल लिखना है। अगर बड़ा इधर लिखा है तो उधर भी बड़ा ही लिखना। अब इनमें से कौन सा राइट है तुम्हें ये चेक करना है। अब मुझे बताओ, ए बी अपॉन ए सी तुम्हें कहीं पे दिख रहा है, ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई, ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई कहीं पे मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी, हाँ देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, हाँ यही पहले ही आंसर राइट है, मतलब हम लोग का ये वाला दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, ए बी को ऊपर भेजूंगा, ए वाई को नीचे भेजूंगा, तो क्या आंसर आएगा बता, ए एक्स अपॉन ए वाई, बोलो ए एक्स अपॉन ए वाई, उधर जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई ए बी अपॉन ए सी क्या आएगा। तो यही तेरा आंसर है। तुझे ये बताने के लिए मैंने लाया था कि तू छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा कर सकता है, या छोटा अपन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा कर सकता है, या बड़ा अपन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपन छोटा कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है मुन्ना, सब कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1 मार्क्स तेरे को देके जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में भी क्या बोला है, डी जो है वो एबी के पैरेलल है, डीई एबी को पैरेलल है। सर पैरेलल दिख गया मेरे मन में, आ गया पैरेलल दिख गया मेरे मन में, आ गया क्या आ गया, बीपीटी आ गया। अब बीपीटी से क्या बोलते हैं सर, हमें पता है छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा, यही ले लूंगा। बोलो छोटा अपन छोटा, तो लिखेंगे एज, बट आंसर कैसे लिखना है, एज डीई इज पैरेलल टू ए बी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, बोलो रे बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी ने क्या बोला सर, बीपीटी ने बोला सी डी डिवाइडेड बाई डी ए, बोलो सी डी डिवाइडेड बाई डी ए किसके इक्वल होगा, सीई डिवाइड बाई ई बी के, सीई डिवाइडेड बाई ई बी के। अब जो जो गिवन है वो पुट करो, सी डी है 3, डी ए है 5, सी है 6.4 माइनस एक्स, एंड ई बी कितना है एक्स। बस देख के डरना नहीं। अब सर जैसे ही 2 फ्रैक्शन दिखेंगे मैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके फेंक दूंगा, x इंटू 3 आएगा 3x, 5 इंटू 6.4 माइनस 1, 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, सही बात है।
अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3x लिखा मैंने। अब हमें करना है 5 इंटू 6.4, ठीक है सर लिखो 5 इंटू 6.4 माइनस 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स होगा 5x। अब ये माइनस 5x उधर जाके होगा प्लस 5x, तो बोल मुन्ना x प्लस 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4। अगर तुझे चाहिए तो मल्टीप्लाई करके भी रख सकता है। 3x प्लस 5x कितना आएगा सर 8x आएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4। अब मुझे अगर x निकालना है तो 8 इधर मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 8। तो सर 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा होता है, बट एक नंबर छोड़ के पॉइंट देना है तो 0.8 आएगा, यानी x आएगा 5 इंटू 0.8। 5 दफा होता है, एक नंबर छोड़ के आएगा 4, तो सर x आएगा 4। हमें b निकालना था, b कितना आएगा, b कितना आएगा 4। अगर तुझे EC पूछा होता तो EC तू क्या लिखता, 6.4 माइनस एक्स ना, तो 6.4 माइनस 4, तो तू 2.4 लिख के आता अगर पूछा होता तो। इधर पूछा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले चल बड़े। अगला क्वेश्चन में बोला है इनका मेजर गिवन है और AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल प्रूफ करना है। AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल प्रूफ करना है। अब मुझे बताइए इक्वल कब होंगे सर, इक्वल तभी होंगे जब ये लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल है तो मैं छोटा पन छोटा छोटा पन छोटा बीपीटी से बोल दूंगा, डायरेक्ट बीपीटी से बोल दूंगा। तो तुझे इन शॉर्ट माय लॉर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि जो PQ है ये BC से पैरेलल है, और तुझे गिवन क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और तूने कक्षा 9वीं में ना कुछ पढ़ा था, अगर तुझे याद हो। हाँ सर, अगर Z बनेगा ना तो हम उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते थे। सर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अगर F बनेगा ना तो सर हम उसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते थे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मैं उस लाइन को पैरेलल लाइन कहता था। तो यहाँ पे मुझे बता क्या F बन रहा है क्या। हाँ सर, कैसे बन रहा है सर, आप ही को दिखता है F। बेटा वो धमाल मूवी देखिए, धमाल में W था, W किसी को नहीं दिख रहा था, बट सिर्फ जिसको पैसा चाहिए, माइंडेड है, उसी को दिखेगा। तो तू माइंडेड रहे, तू धमाल मूवी वाला वो मानव मत बन कि कोई भी टफ सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ। तू माइंडेड बन, यहाँ पे F ढूंढ। F में सोच कि तेरे पास 7 करोड़ रुपए, F में कितने थे धमाल मूवी में, जितने भी थे, F में तुझे 7 करोड़ रुपए में दे रहा हूँ। सोच 7 करोड़, क्योंकि थाला फॉर रीजन। तो सर F ढूंढ। ढूंढा क्या F? हाँ सर बोलो क्या है F, मेरे को दिखा, देखो मेरे को तो दिख गया, मेरे को तो 7 करोड़ मिलने वाले हैं सर, मेरे को 7 करोड़ देंगे। मेरे पास है तेरे को देने के लिए, मेरे को दे। हाँ सर आ जाएंगे, एक दिन आ जाएंगे, एक दिन आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास आ गए ना भाई, अगर तुम लोग अमीर बन गए ना, सुनो, अगर तुम लोग अमीर बन गए ना, बस मेरे को एक रेंज रोवर गिफ्ट कर देना, ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए, सिर्फ एक रेंज रोवर, बस छोटी सी ख्वाहिश है। ओके हाँ सर, हाँ सर दे देंगे। देखो यहाँ पे सर F बन रहा है ना, F बन रहा है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है यानी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। सिंपल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये मैं बीपीटी से लिख दूंगा। क्या तू लिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आया नहीं है, क्या तू लिखेगा। हाँ सर मैं लिख दूंगा। क्या बोला मैंने वापस, सर ये F बन रहा है, F और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैं लिखूंगा APQ और PBC ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल PQ और BC इक्वल पैरेलल हो जाएंगे, और PQ और BC अगर पैरेलल है तो बाय BPT थ्योरम हम लोग ये रेशो इक्वेट कर सकते हैं। बोलो समझा, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट क्या ही लेना है, याद रख तुझे लिखना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। देख मुन्ना अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। अब तू बोलेगा सर आप तो सब पढ़ा रहे हो, बेटा जीरो टू हीरो सेशन का मतलब ही तो यही होता है। पहले तू कंसेप्ट पकड़ ले और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस कर ले फटाक से। सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने क्या बोला, अगर कोई भी एक ट्रायंगल में मैं एंगल बाइसेक्टर से लाइन मारूंगा, ये रहा एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो समझो इसका नाम दे दिया मैंने PQRS। तो सुन, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बाहर वाले साइड का रेशो, अब देख मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, SP अपॉन PQ। बोलो क्या लिख रहा हूं, SP अपॉन PQ। स्टार्ट कहां से किया सर आपने, S से। SP अपॉन PQ जो है वो इक्वल होगा SR अपॉन RQ के। बोलो SR अपॉन RQ के। हाँ सर, SP अपॉन PQ SR अपॉन RQ के इक्वल होगा। अगर तूने Q से स्टार्ट किया होता, QP अपॉन PS, तो तुझे QR अपॉन RS लिखना पड़ता। स्टार्ट जहां से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना है। SP अपॉन PQ SR अपॉन RP के इक्वल होगा। अब मुझे बता, अगर मैं ऐसा कोई डायग्राम बना दूंगा तेरे लिए डायग्राम बना दूंगा मैं तेरे लिए, बता आंसर बता सर। अगर आपने लिखा इधर ABCD, तो इसका आंसर तू कमेंट में फेंक के मारेगा कि क्या होगा। इसको हम बोलेंगे
अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी तू लिखेगा सर, एबीटी का आंसर ये है, क्या लिखेगा, एबीटी का आंसर लिख के मारेगा। ठीक है चल, अब मैं तुझे इसका क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देख इसका क्या है, फटाफट 2 सेकंड में पहले मिटा दू। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाना है, बीपीटी लगाना है? आप तक अपने बीपीटी भी पढ़ा दिया, एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे अगर तू चिल्ला के बोल रहा है तो फट करके दूंगा, प्यार से बोल रहा है तो बताऊंगा कि सर ये रहा ना, दिया है ना एंगल बाइसेक्टर है, ये दो गोले मारे हैं, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बोलो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने क्या बोला था सर, ये है ना एंगल बाइसेक्ट करने वाला, ये है ना एंगल बाइसेक्ट करने वाला। तो मैं एम से स्टार्ट कर रहा हूँ, एम एन अपॉन एन पी, क्या लिखूंगा, एम एन अपॉन एन पी। भाई मेरे को ना एम लिखने में पता नहीं क्या ही दिक्कत होती है। एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू एन, एम से स्टार्ट कर रहा है, एम से स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या करेंगे, एम क्यू अपॉन क्यू पी करेंगे। बोलो एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। सर अगर मैं ऐसे लिखूं तो पी एन अपॉन एम एन एन एम, पी एन अपॉन एन एम, हाँ चलेगा। पी से स्टार्ट कर रहा है तो ये नीचे वाला भी पी से स्टार्ट कर, पी क्यू अपॉन क्यू एम लिखना पड़ेगा। बोलो एम एन कितना है सर 25, एन पी कितना है सर 40, एम क्यू कितना है सर 14, क्यू पी कितना है सर नहीं पता, फाइंड क्या करना है, क्यू पी तो करना है। 25 40 5 से कटेंगे, 5 जा 40, 5 जा 25, 5 अपॉन 8 आएगा सर, 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 14 अपॉन क्यू पी आया। अब बोलो सर क्रॉस करेंगे क्या, 5 इंटू क्यू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 14। अब ये 5 इधर जो मल्टीप्लाई था उधर जाके मैं डिवाइड में फेंकूंगा, तो क्यू बी कितना आएगा 8 इंटू 14 डिवाइड बाई 5। अब तू 8 इंटू 14 करेगा, 8 4 जा 32, कैरी किया 3, 8 में 8 प्लस 3 11 अपॉन 5। तो 112 डिवाइड बाई 5 जब तू करेगा तो 5 2 10, 5 2 10 एंड 5 4 20, कितना आंसर आएगा 22.4। कुछ भी नहीं दिया तो तू यूनिट्स में लिख के आएगा। बोल सर कौन सा थ्योरम था, एंगल बाइसेक्टर। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सर थ्योरम कौन सा लगेगा, सर दो गोले दिख रहे हैं, ऐसे एरोप्लेन वाला जाते हुए दिख रहा है दो गोलों के साथ, सर एंगल बाइसेक्टर लगेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सर अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोला एंगल बाइसेक्टर ने, चलो स्टार्ट करो, ये एंगल बाइसेक्टर है, ए से स्टार्ट करो, बोलो ए बी अपॉन बी सी, बोल मेरे साथ, क्या सर ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन डी सी के। ए से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट करेंगे, लिखूंगा ए बी अपॉन में बी सी इक्वल होगा ए डी अपॉन में डी सी के। अब देख अगर तुझे लग रहा है सर बहुत धीरे धीरे बढ़ा तो 1.5 पे देखने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, 1.5 पे देखने का। ओके सर बोलो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ए बी कितना दिया है एक्स, बी सी कितना दिया है एक्स प्लस 5, बोल आगे बोल, ए डी कितना दिया है एक्स माइनस 2 अच्छे से, और डी सी कितना दिया है एक्स प्लस 2। सर अब क्या करेंगे, अब हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब बोलो सर x इंटू एक्स प्लस 2, तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, x इंटू 2 2x, इधर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस का 2x, 5 इंटू एक्स प्लस का 5x, 5 इंटू माइनस 2 माइनस का 10। बोल मुन्ना हाँ सर। अब आगे मैं पता है क्या करूंगा, x वाले टर्म जो भी है साथ में लूंगा, नंबर को अकेला रहने दूंगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x है, ये प्लस माइनस 2x वहाँ पे जाके प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 5 वहाँ पे आके माइनस 5x हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे बचेगा माइनस का 10। बोल सारे लेके आया हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दूंगा, 2x प्लस 2x 4x, 4x माइनस 5x माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस भी काटूंगा तो x का आंसर 10 आएगा। सर आप इतना क्यों काटते हो, बेटा मेरा कट चुका है पहले बहुत, छोड़ो सर। x इज इक्वल टू 10 है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 लाइन पैरेलल दिख रहे हैं तो हम इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो देख ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा एक्स वाई अपॉन वाई जेड के। बोलो ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा किसके, एक्स वाई अपॉन वाई जेड के। अब तेरे एग्जाम में जरूरी नहीं कि 3 ही लाइन पैरेलल हो, तेरे एग्जाम में हो सकता है 4 लाइन पैरेलल हो, 5 लाइन पैरेलल हो, कितने भी लाइन पैरेलल हो, तो उनके तू रेशियो ले लिखेगा। ए बी अपॉन बी सी नीचे जो भी होगा सी डी अपॉन
एडी फीडी जो भी होगा, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा बीसी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा एक्स वाई अपॉन वाई जेड के। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। एक और क्वेश्चन देके समझाओ क्या मैं तुझे, सोच 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 सोच। मैंने चार लाइंस को पैरेलल लिखा, इनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस, इसको नाम दे दिया समझो एल एम एन ओ। अब मुझे बता इसका क्या क्या इक्वल आएगा। सर इसका पहले तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, बोलो पी क्यू अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आएगा, एल एम अपॉन एम एन के, किसके, एल एम अपॉन एम एन के। हाँ सर, और बताओ क्या इक्वल आएगा, क्यू आर अपॉन आर एस, एम एन अपॉन एन ओ के भी इक्वल आएगा। हाँ सर, क्यू आर अपॉन आर एस किसके इक्वल आएगा, एम एन अपॉन एन ओ के। थोड़ा सा अगर आवाज आएगा सह लो, शटर खुल रहा है नीचे का, बंद हो रहा है सॉरी। और बताओ क्या इक्वल आ सकता है, देखो हमने पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखा था, हम ये भी लिख सकते हैं पी आर अपॉन आर एस इक्वल होगा एल एन अपॉन एन ओ के, हम ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। समझ में आया। हाँ सर, क्या पी क्यू अपॉन क्यू आर, एल एम अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन आर एस, एम एन अपॉन एन ओ, जो आपने लिखा वो समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन कराओ, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, सर मुझे दिख रहा है पैरेलल लाइंस है, यानी थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस लगने वाला है। अब ना तुझे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 लिख के रख रहा हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-15 ही क्वेश्चन है। और भाई कोई कमेंट करता है सर सब पढ़ा रहे हो, मुन्ना ये सब है, जाके देख पूरे चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, गिनते गिनते थक जाएगा, इतने क्वेश्चन है। बट उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस ला के वही एग्जाम में दिखे, यही तो हमारी कला है, यही तो कला है। ठीक है सर, बोलो। अब हमें ए बी गिवन है, कितना ए बी 60 में लिख रहा हुआ जो गिवन है, बी सी गिवन है कितना है 70, सी डी गिवन है कितना है 80, और पूरा पी एस गिवन है कितना है 280। ऐसा मैं पता है क्यों लिखता हूँ, ऐसे लिखने से क्लियरिटी मिलती है कि हमें क्या चाहिए जिंदगी में, हमें पी क्यू चाहिए। कौन चाहिए, पी क्यू। अब देखो सर पी क्यू चाहिए, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, थ्योरम ऑफ, थ्योरम या प्रॉपर्टी जो तुम्हें लिखना है, ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। मैं ये लिख सकता हूँ, सुनो मैं क्या लिखूंगा, हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, क्या चाहिए, पी क्यू। तो मैं इधर ना पी क्यू लिखूंगा पहले। अब मुझे बताओ पी क्यू के नीचे में क्या लिखूं, सर आप बोलोगे आप क्यू आर लिख दो, बट बेटा मुझे क्यू आर ही नहीं पता, तो मुझे जो पता वो मैं लिखूंगा। पी क्यू के नीचे में लिखूंगा पूरा पी एस, लिखो सर पी एस। अब अगर मैंने इधर पी क्यू लिखा है तो पी क्यू के जैसा इधर वाला लिखना पड़ेगा ए बी, और अगर इधर पी एस लिखा है तो पी एस के जैसा इधर लिखना पड़ेगा ए डी। बोलो क्या लिखना पड़ेगा, ए डी। अब सर मुझे पी क्यू नहीं पता तो पी क्यू में लिखूंगा, सर मुझे पी एस तो क्वेश्चन में दिया था 280, ए बी मुझे पता है 60, ए डी मुझे नहीं पता बट मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं ए डी, सर ए डी आएगा सबको सम करके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, 60 प्लस 70 प्लस 80 कितना आएगा, 60 प्लस 70 प्लस 80 बोलो फटाफट, 6 7, 60 प्लस 70 बोलो 60 60 130, 130 प्लस 80 210 आएगा। कितना आएगा मुन्ना, 210। एक बार तू चेक कर ले। हाँ सर 210 आएगा, लिखूंगा 210, शून्य से शून्य को कट कर दिया। अब हमें पी क्यू चाहिए, तो ये जो 280 इधर डिवाइड है उधर जाके मैं मल्टीप्लाई में भेज दूंगा। बोलो आंसर, पी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 280 डिवाइड बाई 210। अब मुझे बताओ, 0 तो कट चुका है सॉरी, 21 और 28 7 के टेबल में आते हैं। हाँ सर 7 3 जा 7 4 जा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब बचा क्या, 3 से ये कटेगा, बोलो आंसर 4 2 जा 8 आएगा। तो पी क्यू कितना आएगा मुन्ना, 8। कोई टेंशन नहीं है, हाँ सर कोई टेंशन नहीं, पी क्यू कितना आया, 8 आया, 80 आएगा, 80 आएगा, 80 80 आएगा, 80 आएगा, 0 भी तो है, वही मैं सोचू 8 कैसे आएगा, छोटा कैसे आएगा। हाँ 80 आया पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। अब सर मुझे क्यू आर निकालना है, अब मुझे बताओ क्यू आर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर कर दूंगा ना। बोलो सर, क्योंकि अब हमें पी क्यू पता चल गया ना, पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी, सेम टू सेम लिखना, ए बी डिवाइड बाई बी सी, और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ सर, अब अगर आर एस निकालना है तो एक बार मुझे क्यू आर मिल गया तो मैं लिखूंगा क्यू आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, और उसको सॉल्व करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स दे के जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर, आगे का करेगा करेगा करके दो, चलिए करके देता हूँ। बता पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है सर 8 कर देता हूँ, क्यू आर कितना है नहीं पता, आगे बोल, ए बी कितना है 60, बी सी कितना है सर 70, तो काटो। और अब क्या करेंगे, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो आंसर फटाफट, 7 8 जा 56, क्यू आर इंटू 6, क्यू आर
इंटू में 6, अब 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 56 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्यू आर। जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके वही आंसर होगा। सही लिखा है ना, 60 70 80। भाइयों ये 80 आया है ना, भाइयों ये 80 आया है ना, भाइयों 80 आया ना, 7 8 जा 56, 560 आएगा। अब तुम लोग डिवीजन करो, क्यू आर का आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी अगला टॉपिक है। ज्यादा मुझे पता है ये बहुत सिंपल टॉपिक है, तुझे भी आता होगा, ज्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा, बस मैं तुझे टेस्ट बताना चाहता था। कौन से टेस्ट होते हैं सर? एंगल 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 टेस्ट होता है, तीन एंगल अगर इक्वल है तो दो एंगल का भी टेस्ट होता है, एंगल एंगल एंगल। एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है साइड साइड साइड, सब तुझे पता है। सिमिलरिटी में बस एक चीज याद रख, एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, उनके एंगल्स इक्वल होंगे बट उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर एंगल्स आर इक्वल बट देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है, ये तुझे पता होना चाहिए। अब इसका मैं तेरे लिए एक छोटू सा क्वेश्चन लाया हूँ, हो सकता है ये तेरे एग्जाम में एक आध मार्क्स के लिए दिख जाए, तो सोचा बता दूं ऐसे ही फटाक से, तू ही बता दे फटाक से आंसर। क्या बोला है? आर टू ट्रायंगल सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो देखो सर, मुझे ना एंगल गिवन है और मैंने क्या बोला था, साइड्स इक्वल नहीं होंगे, साइड्स रेशियो में होंगे। तो क्या रेशियो में है? हाँ सर, इधर 3 था, 3 का 6 बन गया, इधर 5 था, 5 का 10 बन गया, यानी डबल हो रहा है, यानी रेशियो दोनों का भी इक्वल आएगा, आएगा, यानी ये साइड एंगल साइड से इक्वल होंगे। तुझे अच्छे से देख के लिखना है, साइड एंगल साइड से, किससे? साइड एंगल साइड से, ये दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख ले, इस पे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा सोचना है। बोलो क्या बोला है? तुम्हें क्या बोला? एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी, और ये आया था भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है सर? एपी एंड सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी। देखो एपी अपॉन सीपी, अपॉन है मतलब, और ऑब्वियसली सर अगर साइड्स रेशियो में है गिवन, दूसरा वन है बीपी अपॉन डीपी, साइड्स रेशियो में अगर गिवन है, और ये एंगल दोनों हमें पता है, क्या कहते हैं इन दोनों एंगल्स को जब ऐसे बनते हैं? बोलो क्या कहते हैं सर इन दोनों एंगल को? सर नाइन्थ में क्या कर रहे थे तुम लोग? सर इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल दोनों के इक्वल होगा, साइड्स में ऑलरेडी रेशियो में गिवन है, तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एबीपी एंड सीडीपी, एबीपी एंड सीडीपी, ये दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था, मैंने बस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एंगल डाल दिया। सिंपल है, चलो ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है सारी चीजों का, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, सिमिलैरिटी विमिलैरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और हाँ, इसके और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बाहर के भी क्वेश्चन मैं तुम्हें लाने वाला हूँ, हॉट्स वर्ड्स जो तुम लोग कहते रहते हो ना, वो भी क्वेश्चन मैं तुम्हें निकालने वाला हूँ। ये तो जीरो से हीरो बनने वाली कोशिश है। तो कल हम लोग लाइव आएंगे, और लाइव में तुम्हें पहले कौन से चैप्टर्स के हॉट चाहिए मुझे कमेंट में बता दो। वीडियो को लाइक और हाइप जितना ज्यादा करोगे, मैं लाइव आऊंगा 10 बजे, कल लाइव आएंगे 10 बजे, और लाइव में अपन फिर अब रिकॉर्डेड नहीं डालने वाला, कुछ स्ट्रैटेजी वेटर्जी रहेगा तो रिकॉर्ड रहेगा, बाकी सब लाइव आएगा। तो कमेंट में तुम्हें स्पैम मारना है, भर भर के स्पैम मारना है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए लाइव में, ठीक है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, अगला है टॉपिक थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of square of their corresponding sides। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, साइड्स के स्क्वायर के, साइड के स्क्वायर के, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ओके ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर? सिंपल है, इफ एरिया सॉरी इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, एबीसी तुम्हें 80 गिवन है, पीक्यूआर का रेशियो तुम्हें 125 गिवन है, एरिया एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स बोला, ठीक है। एबीसी के नीचे में क्या लिखूंगा सर? आप लिखोगे ट्रायंगल कौन सा? पीक्यूआर। अब ये 80/25 लिखा है, तो सुन, एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्क्वायर के रेशियो के। तो इसका कितना है सर? 80/125। मैं इसको काट के तुम्हें दिखाता हूँ, 80/125 ये आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब मुझे बताओ 80 और 125 दोनों किसके टेबल में आएंगे सर? दोनों 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 के दोनों 5 के टेबल में आएंगे। कैसे? इधर आएगा 525, इधर आएगा 5 1 5 और बचा 5 6 30, 16 आएगा, तो ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 25,
इज इक्वल टू आया ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो मैं सबका स्क्वायर रूट लूंगा। तो मुझे बता, अगर मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, सर आप कुछ भी लिखो, टेकिंग क्या स्क्वायर रूट, तो बता क्या आंसर आएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, ए बी अपॉन में पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आया मुन्ना 4/5। अच्छा क्वेश्चन है 2026 में 2 मार्क्स के लिए आएगा, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 तू करेगा होमवर्क में। और मुन्ना होमवर्क दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तू छोड़ के आएगा, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, होमवर्क क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्व कर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 आप करा दो, क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क में कर दूंगा, आपने बोला इंपॉर्टेंट है। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जो लिखा है लिखता हूँ। ट्रायंगल एलिमेंट पीक्यूआर से सिमिलर है, ठीक है, एंड 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, ठीक है, एंड क्यू आर तुम्हें गिवन है 20 mn, हमें फाइंड करना है। ओके सर, अब मुझे बताओ पी क्यू आर और एल एम एन अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो एरिया का रेशो निकालने के लिए मैं ये पी क्यू आर है एल एम एन को नीचे लेके आता हूँ। बोले क्या आंसर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सर आपने एल एम एन को नीचे लाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, सर आप ना ग्रेट हो। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई, तो 9 को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो 16/9 आएगा। कितना आएगा 16/9। और हमें पता है एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू आना चाहिए क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। इसका तुम्हें पता है 16/9, क्यू आर कितना है बोलो 20 का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 16 का आएगा 4, 9, 20 का स्क्वायर आएगा 20 अपॉन में एम एन को ऊपर भेजो, 3 को इधर भेजो, 4 इंटू एम एन। सर भजन क्यों गा रहे हो, ऐसे ही मुन्ना 4 मल्टीप्लाई है सर, उधर जाके फेंक के डिवाइड में मार दो सर, 4 5 20, 5 3 15 है सर, यानी एम एन हमारा सर 15 आएगा। कौन से में आएगा, कुछ नहीं दिया, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क करूँगा और सर कल से 10 बजे लाइव आऊँगा, यही रिकॉर्डेड एक लेक्चर था। अब सर हम सिर्फ लाइव में करेंगे हॉट्स 2026 के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, हॉट्स 2026 के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। तुझे क्या करना है, जब तक मैं नहीं लाइव आता ये वीडियो देखनी है, सर्कल की वीडियो देखनी है, मेंसुरेशन देखना है एंड ट्रिगोनो देखना है। और जो बचेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, भाई ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन तो बहुत इजी है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है वहां से भी, एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, बहुत इजी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी है, तो मैं करा दूंगा, तुम्हें टेंशन ना लो। बट कल हम सर्कल मेंसुरेशन ट्रिगो खत्म करेंगे, और सर्कल नहीं सिमिलैरिटी लूंगा, इसमें सिमिलैरिटी लूंगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन हो सकता है मैं बुक पे तुम्हें समझा दूं एक रिकॉर्डेड वीडियो, उसका भी 15-20 मिनट में खत्म, ठीक है। लाइक कर दिया होगा आई होप, अगर नहीं किया तो मुन्ना अब तक क्या कर रहा है, लाइक कर दे वीडियो को, हाइप कर, कमेंट में बता तुझे कौन से चैप्टर के हॉट सबसे ज्यादा चाहिए, मैं तेरे लिए वो लाने की कोशिश करूंगा। अगर तू चाहिए कि सर सिर्फ हमें हॉट्स के पीडीएफ वीडियो दे दो, तो भी कमेंट में बता दे। अगर इस वीडियो पे ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर इस वीडियो पे गिन के 1000 लाइक्स आए, 1000 लाइक्स, तो मैं तुम्हें पूरे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस 1000 लाइक कर दे, काबिल बनेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।